आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। आज हम सीखेंगे कैसे व्रत और अर्धव्रत पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाते हैं उनको जल्दी से कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। सबसे पहली बात तो हम नियम को सीखेंगे, नियम के बाद हम चलेंगे सवालों पर। सवाल किस किस तरीके के डिफरेंट टाइप के सवाल जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो व्रत से हो या अर्धव्रत से हो, सर्कल से हो या फिर सेमी सर्कल से हो। सबसे पहली बात, आपने क्या काम करना है कि एक व्रत आपने बना लेना है, ठीक है, और उसका नाम लिख लेना है कुछ इस तरीके इस टाइप से। और उसके बाद एक अर्धव्रत बना लेना है और उसका नाम भी लिख लेना है अपनी डायरी में जो आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, सही है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपने सीखनी है। देखो, जब कभी भी आपसे क्षेत्रफल की बात की जाए तो देखो, अगर मैं किसी कटर से इसको काटना चाहूँ इस तरीके से वृत्ताकार शेप में, और इस सीट को यदि मैं बाहर की ओर खींचता हूँ, यदि मैं इस सीट को बाहर की ओर खींचता हूं तो वो अपने आप में क्या होगा, इस वाइट बोर्ड से काटी गई सीट अपने आप में वृत्ताकार शेप में जो होगी वो क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। और जब कभी भी पूरे व्रत का यदि आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, जब कभी भी आपसे पूरे व्रत का यदि क्षेत्रफल पूछा जाए, एरिया पूछा जाए, तो आप तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे क्या, पाई आर स्क्वायर। ये बात सबको क्लियर हो गई, ठीक है। आप साथ साथ में लिखते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद यदि परिमाप या परिधि की बात की जाए, एक व्रत की परिधि की यदि बात की जाए तो उसके लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई आर। ये बातें आप लोगों को हमेशा याद होनी चाहिए जब आपने सवाल को जल्दी से अटेम्प्ट करना है, सही है। छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें। अब यदि मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं, मान लीजिएगा ओ, आपने देखा होगा कि छोटी क्लासों में जब कभी भी आपने कोई व्रत खींचा होगा तो आपने क्या किया होगा कि कुछ दूरी को मेजर करने के बाद आपने कुछ इस तरीके से घुमाया होगा, सही है। कुछ आपने इस धागे से एक दूरी को मान करके एक क्या बनाया होगा, एक व्रत बनाया होगा। अब उस दूरी को जो आपने माना उसको यहाँ पर बोला जाएगा त्रिज्या। क्या बोला जाएगा, त्रिज्या। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। ये बात सबको समझ आ रही है। अब हमेशा एक बात ध्यान होनी चाहिए आपको, आप उसको लिख भी लें, व्यास हमेशा त्रिज्या का डबल होता है। व्यास हमेशा त्रिज्या का डबल होता है, मतलब दुगना होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर मैंने इसको आगे बढ़ा दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने बी। यहाँ पर ए बी जो होगा ना, ए बी होगा व्यास। ये शब्द यदि हमें पेपर के अंदर अगर दिख जाए व्यास, तो आप तुरंत समझ लेना व्यास का मतलब ए बी, मतलब त्रिज्या का डबल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर। तो आप इसको अंग्रेजी में भी लिख लें, क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर। अब आगे क्या बातें हमें समझनी है, इतना हो चुका है। अब आगे चल लेते हैं भाई, अर्धव्रत। अर्धव्रत का मतलब व्रत का आधा, मतलब इस पूरे के पूरे अगर आपने व्रत को देखा तो व्रत के आधे पोर्शन को क्या बोलेंगे, अर्धव्रत बोलेंगे। अब इससे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, सही है। सबसे पहली बात तो इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, क्षेत्रफल की। और क्षेत्रफल होगा इसका पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये व्रत का आधा है तो आप आधा पहले उसमें फिक्स करेंगे, मतलब हाफ पाई आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का मतलब अर्धव्रत का यदि हमसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हम उसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ पाई आर स्क्वायर। यदि परिमाप की बात की जाए, तब हमेशा ध्यान रखना परिमाप को लिख लेंगे आप 36/7 आर, ठीक है, 36/7 आर। ये डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर आप लोगों को एक बात बताइए, 1/2 पाई आर स्क्वायर याद नहीं होगा तो आप जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे ही परिमाप को आपने क्या लिखना है, 36/7 आर। मैं एक बार बता भी देता हूं कि 36/7 आर है क्या। मान लीजिएगा ओ पॉइंट है, तो आप समझ रहे होंगे ये क्या है, आर है। ये भी क्या है, आर है। इस व्रत की त्रिज्या है और ये अपने आप में क्या हो चुकी है, पाई आर हो चुकी है, क्योंकि पूरी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। और 2 पाई आर का हम क्या करने वाले हैं, हाफ करने वाले हैं, क्योंकि हमें केवल कितना चाहिए, केवल अर्धव्रत की परिधि चाहिए। तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, आर प्लस पाई आर, ये बात समझ आ रही है। तो ये किसका फॉर्मूला होगा, परिमाप का। लेकिन पेपर के अंदर कभी भी आप इसको पूरा सोल्व ना करें। जब कभी भी अर्धव्रत का आपसे क्या पूछा जाए, परिमाप पूछा जाए, तो डायरेक्ट इसको आप सोल्व करके भी लिखेंगे तो भी आपका 36/7 आर ही आना है, सही है। लेकिन आप इस डायरेक्ट रिजल्ट को याद रखें जिससे कि जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो जल्दी जल्दी इस बातों को अप्लाई करोगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर ये चीजें हो जाएंगी। जैसे कुछ चीजें और याद करने वाली हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा, अगर चतुर्थांश भाग यदि आ जाए पेपर के अंदर और इसका परिमाप अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या जाए, चतुर्थांश भाग आ जाए एक व्रत का। चतुर्थांश भाग का मतलब समझ रहे होंगे, व्रत का 1/4 भाग, सही है। और यदि इसका परिमाप पूछ लिया जाए तो आप तुरंत
आप इसमें तुरंत फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तुरंत आपका फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए 25/7 r। सही है, ये फॉर्मूले यदि आप लोगों को मालूम है, उसी तरीके से देखो पाई r, बात समझ आ रही है, ये r है ये r है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई r बाई कितना 4, और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई r बाई कितना 4। तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट ना करके आप डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखें, जिससे कि आप पेपर के अंदर जल्दी जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। सही है, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो यही आएगा जैसे आपने इसको सोल्व करके इसको बनाया। बात समझ आ रही है, ठीक है। उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर और आप बना लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। मान लीजिएगा ये परिमाप यदि आपसे पूछ लिया जाए, इस आकृति का परिमाप पूछ लिया जाए, ये परिमाप होगा, ठीक है। इस आकृति का आपसे क्या पूछ लिया जाए, परिमाप पूछ लिया जाए। बात समझ आ रही है, तो ध्यान दें, ये होगा परिमाप, ठीक है। इस तरीके से जब आप इस तरीके से मूव करोगे तभी जाकर के परिमाप का मतलब क्या होता है, बाउंड्री लाइन। तो इसका भी आप फॉर्मूला ध्यान रखें हमेशा, इसका फॉर्मूला होगा कितना 47/7r, ठीक है। अब इन फॉर्मूलों को किस किस तरीके से पेपर के अंदर अप्लाई किया जाएगा उसको हम क्वेश्चनों के माध्यम से देखते हैं। अभी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सीखने वाली है, जैसे आपसे मेजर सेगमेंट आपसे पूछा जा सकता है, माइनर सेगमेंट, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है, वो क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताता रहूँगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि पता नहीं कितना। और अर्धवृत्त के जो नियम अभी तक हमने सीखे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये देखते हैं कि सवाल किस किस तरीके से पेपर में बनाए जाते हैं और उनको जल्दी से अटेम्प्ट कैसे किया जाएगा। सबसे पहली बात तो आपने क्या काम करना है, क्वेश्चन को रीड करना है और उसके बाद उसका डायग्राम बना लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के अंदर बने वर्ग। अब देखो यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर जोड़ी जा रही हैं। वर्ग को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, जिन लोगों ने वर्ग को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के वर्ग के सारे नियमों को और क्वेश्चंस को भी एक बार देख लें। सही है, मेंसुरेशन 2D कहने को तो आसान होती है उन लोगों के लिए जो रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो थोड़ी सी टफ मानी जाती है, जो फॉर्मूले और साथ में प्रैक्टिस को नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आप मुझे बताओ 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की बात कही गई, त्रिज्या मैंने आप लोगों को बता दी है, त्रिज्या होती क्या है। जैसे इस क्वेश्चन का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बना जाएगा। एक वृत्त है और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बना है। तो कहने का मतलब यहां पर क्या बना है, एक वर्ग बना है, हमने बना लिया इस तरीके से। ये क्या बन चुका है, एक वर्ग। सही है भाई, क्लियर है। अब वर्ग अगर है तो उसने बोला कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है ना, तो इसका मतलब जो रेडियस रहने वाली है वो केवल यही रहेगी, और वो कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप मुझे बताओ अगर मैं इसको मिला देता हूँ, किसको, इस त्रिज्या को जो यहाँ पर रुकी है, मैंने अगर उसको आगे मिलाया C पॉइंट तक, अगर मैं इस पॉइंट को यदि O मान लेता हूँ, तो आप समझ रहे होंगे कि ये AC क्या है, वृत्त का व्यास है। AC क्या है, वृत्त का व्यास है। और व्यास अगर हो चुका है तो क्या मैं कह सकता हूँ AC बराबर वृत्त का व्यास, और साथ में बराबर लिख सकता हूं वर्ग का विकर्ण। जो अंदर वर्ग बना है ना उसका विकर्ण हो चुका है ये, ठीक है। आप इस बात को फील करें कि ये क्या है, एक वर्ग है, आप इसको रेक्टेंगल ना समझें, ठीक है। अब करना क्या है, वर्ग का विकर्ण हो चुका है। तो आप मुझे बताओ यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तो इसका मतलब इधर भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। अब एक छोटी सी बात बताओ, जब हमने वर्ग को समझा था तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर ये पूरी की पूरी त्रिज्या अगर 16 सेंटीमीटर की हो चुकी है तो आप मुझे बताओ साइड कितनी हो जाएगी, 16/√2। वर्ग में जाकर के आप इस चीज को समझ लेना, ठीक है। और अगर आप लोगों को वर्ग के सारे नियम मालूम है तब आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे जल्दी से। या फिर आप ये कर सकते थे, √2 का मान दे रखे हैं आपको 16, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 16/√2, और ये 1 क्या है, भुजा, ठीक है, किसकी, वर्ग की। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया, अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल ये बनता है क्या, भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी हो चुकी है 16/√2 मल्टीप्लाई 16/√2। ये कंप्लीट कितना बन चुका है, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 16 8 जा कितना होता है 128। ये आपके सवाल का उत्तर है। या फिर 8 6 48, लास्ट में केवल एक आपको 8 दिखाई दे रहा है, ये आपके सवाल का उत्तर है। सही है, क्लियर हो गया इतना।
तो आप 16 8 से भी 28 से भी आपका आंसर बन रहा है। और अगर आप इकाई के अंक को यहाँ पर कंपेयर करें 8 6 48, मतलब लास्ट में केवल एक ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन के फॉर्मूले और साथ में आपको सारे नियम मालूम है और क्वेश्चन को करने का जो तरीका है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, अगर आप उन चीजों को ढूंढ लेते हैं तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान रहने वाला है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप इसके लिए दोबारा से क्वेश्चन को आप दोबारा देख लें, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एक सवाल मैं आप लोगों को कराने वाला हूं किस किस तरीके से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। ये सीजीएल मेंस 2016 में पूछा गया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर व्यास के 3 वृत्तों को एक रबड़ के धागे से बांधा गया। सही है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा ये चित्र है। ठीक है, अब धागे की लंबाई बतानी है। अब देखो ध्यान से, धागा अगर हमें देखना है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए 3 लकड़ी के टुकड़े हैं, है ना, गोलाकार शेप में, जब इनको बांधा जाएगा बिल्कुल टाइट बांधा जाएगा। सही है, आपने देखा भी होगा जब आपने कभी लकड़ी के किसी बंडल को बांधा होगा तो आपने देखा होगा कि ये जो यहाँ पर आप लोग धागा देख रहे हैं इधर, ये पूरा का पूरा टाइट हो जाता है। नहीं, अगर ये ढीला रहेगा तो पूरी ये जो लकड़ियां हैं 3 बंधी हुई, ये खुल जाएंगी। तो इसका मतलब ये टाइट है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, धागा पूरा का पूरा यहाँ पर भी टाइट है और इधर भी क्या है, टाइट है। ये चीजें आपने समझनी है छोटी छोटी। ठीक है, क्वेश्चन को क्या पूछा गया, धागे की लंबाई। तो मैं यहाँ पर लिख दूं भाई धागे की लंबाई। धागे की लंबाई हमसे पूछी गई है। अब धागे की लंबाई यदि पूछी गई तो जरा ध्यान दो, जब ऐसा सवाल पेपर में आता है, ये सवाल एक बार नहीं कई बार कई साल से रिपीट होता हुआ आ रहा है। बस यहाँ पर कई बार 10 की जगह पर 5, कई बार यहाँ पर 7, कई बार 14 का क्वेश्चन में दिया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो एक बार इसको समझ लीजिए क्या होगा। अब देखो क्या करना है, यदि मैं इस बिंदु को इस बिंदु से यदि मिला दूं, समझते जाना भाई, इस तरीके से, तो आप मुझे बताओ ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। यहीं पर समझा देता हूं, नया डायग्राम नहीं बना रहा हूं। तो इसका मतलब ये क्या हो चुकी है, वृत्त की त्रिज्या। तो ये भी क्या हो चुकी है, वृत्त की त्रिज्या। ऊपर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या बन चुकी है। इधर देखें तो वृत्त की त्रिज्या, इसका मतलब ये जो अंदर त्रिभुज बना है ना, ये त्रिभुज बन चुका है कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन चुका है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री। वही त्रिभुज यहां पर बन चुका है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका मान अगर मैं यहां से कैलकुलेट, मतलब इतने धागे की लंबाई अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करने वाला हूं तो देखो इसके लिए क्या होगा। उसने बोल रखा है कि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर व्यास के 3 वृत्तों को, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब एक वृत्त का व्यास, और मैंने आप लोगों को नियम में बताया भी था, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। तो कहने का मतलब 5 मान ये रहने वाला है, तो 5 ये रहेगा, इतना मान। तो इसका मतलब 5 और 5 कितना हो चुका है, 10। इस बात को आप समझिए, ये कितना हो चुका है, 10। तो इसका मतलब अगर फिर से मैं इसको फिक्स करूंगा इधर से इधर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10। और इसको अगर फिर से यहां से मिला दिया जाए, मतलब यहां पर 3 त्रिभुज, 3 क्या बन चुके हैं, रेक्टेंगल बन चुके हैं, 3 आयत बन चुके हैं। तो इसका मतलब अभी तक हमने जो धागे की लंबाई निकाली है वो कितनी निकाली है, 10 + 10 + 10, टोटल कितना हो चुका है, 30। तो यहां पर लिख देते हैं 30। 30 का मेजरमेंट आ चुका है। ठीक है, 30 मीटर में चल रहा है तो मीटर होगा, 30 सेंटीमीटर, 30 धागे का माप हमने ले लिया है। अब मैंने यहाँ पर प्लस क्यों लगाया, मेरे क्वेश्चन का तो आंसर हो जाना चाहिए था 30। मैंने इसलिए अभी प्लस लगाया क्योंकि मैंने अभी कुछ धागा कैलकुलेट नहीं किया है। और वो कौन कौन सा धागा है जरा उसको एक बार देख लीजिएगा। आप मुझे बताओ, केवल आपने इतना ही धागा तो कैलकुलेट किया, ये धागा तो कैलकुलेट नहीं किया ना, ये वाला। ठीक है, ये धागा आपने कैलकुलेट नहीं किया है इस जगह तक, क्योंकि यहां तक आप धागा कैलकुलेट कर चुके हैं, उसका मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। इधर भी कैलकुलेट कर चुके हैं और इधर भी कैलकुलेट, इसका मतलब ये भी कैलकुलेट नहीं किया। बात समझ आ रही है, क्लियर हो गया इतना। अब पाई में आपके आंसर भी हैं, इसका मतलब 30 तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि 30 से आपके क्वेश्चन का आंसर ज्यादा आने वाला है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम जानते हैं कि एक आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। एक आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। अब इस पूरे वृत्त को आप एक सर्कल से देख लीजिएगा, बाकी सब जगह वही फॉलो होने वाला है। ये 90, ये 90, ये कितना हो चुका है, 60। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एक वृत्त बनने के लिए, मैं यहां पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इस तरीके से बना हुआ है ये, ठीक है, और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यदि ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आप मुझे बताओ ये पूरा कितना होता है, 360 डिग्री।
ये मान आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे? 360 से माइनस करके। अब ये हो चुका है देखो 180 प्लस 60, सही है, 8 6 14, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 240। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। इसका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर ये जो एंगल आने वाला है वो कितना रहेगा 120 डिग्री। कहने का मतलब आपने अभी तक यहाँ पर ये जो आप धागा देख रहे हैं 120 डिग्री एंगल पर जो बन रहा है वो अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2 पाई r, क्योंकि हम लोग वृत्त की परिधि जानते हैं वो क्या होती है 2 पाई r, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे 120, बात समझ आ रही है, बटे 120 बटे 360। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ रही है। लेकिन 120 डिग्री का मान हमने केवल एक जगह पर निकाला है, इसको हमें कितनी जगह पर निकालना है 1 2 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात सबको समझ आ रही होगी शायद, सही है। पाई आप मत हटाइए, पाई का मान भी नहीं रखेंगे। अब देखो 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 3 से 3 कैंसिल हो चुका है। अब हम कह सकते हैं हमारे पास, इसको पूरा यहां पर सोल्व कर देते हैं, 30 प्लस r का मान कितना है भाई, क्योंकि व्यास अगर 10 है तो r का मान, त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 5, और 5 का डबल कितना हो जाएगा 10 पाई। ये आपके सवाल का उत्तर है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और अगर आप लोग इसमें कोई भी अगर आपको डाउट रह चुका है तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिएगा, आपको हर चीज क्लियर समझ आ जाएगी, ठीक है। हमने सबसे पहले वो धागा निकाल लिया, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये 10 सेंटीमीटर का धागा हमने निकाला एक रेक्टेंगल को बना करके, इधर भी हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, तो इधर कितना हो चुका है 10 10 प्लस 20 20 और 10 कितना हो चुका है 30 30 हमने लिख दिया था। 30 से आंसर ज्यादा आएगा, एक ऑप्शन हमने काट भी लिया था। अब हमने ऐसा धागा ढूंढना है जो धागा हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे कि लकड़ी के जितने भी यहाँ पर बंडल हैं उनको किससे बांधा गया? धागे से। तो धागा तो यहाँ पर भी मौजूद होगा ना भाई, तो धागा इधर भी मौजूद होगा, धागा इधर भी होगा। तो हमने यहाँ पर एंगल का सहारा लिया है 90 डिग्री इधर, क्योंकि एक आपका आयत इधर बना है, एक आयत इधर नीचे बना है, ऊपर 60 डिग्री कैसे आया? क्योंकि वहां पर क्या बना था समबाहु त्रिभुज। इसके बाद हमने वो मान निकाल लिया है 120 डिग्री, और 120 डिग्री कैसे आया? इन सबको हमने देखा कि भाई 360 डिग्री पर जाकर के क्या बनता है? एक वृत्त बनता है। 360 में से अभी तक जो मेजरमेंट हमें आ चुका था उसको हमने प्लस करके माइनस कर दिया, तो कितना आ चुका 120। 120 डिग्री के एंगल पर केवल आपके पास ये इस धागे की लंबाई आएगी, जबकि धागा एक जगह नहीं रहा है, 3 जगह रहा है। कैसे? 1 2 और 3, 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो रही है बात? तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को एडजस्ट करके अपने क्वेश्चन का आंसर बना लिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सबको समझ आ गया होगा अच्छे से। नया सवाल क्या है उसको देख लेते हैं। मेंसुरेशन 2D का कोई भी सवाल हार्ड नहीं होता, बशर्ते आप उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं पेपर में। जैसे यहां पर देखो एक वृत्त के चतुर्थांश भाग, आप मुझे बताओ अगर मैं यहां पर एक वृत्त बनाना चाहूं तो ये वृत्त है, सही है, और ये पूरा का पूरा अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। अगर चतुर्थांश भाग की वो बात करना चाह रहा है तो इसका मतलब केवल वो कितने भाग की बात करना चाह रहा है? केवल चौथाई भाग की। तो इसका मतलब 3 भाग को हमने हटा दिया और 1 भाग हमारे पास बचा है। वृत्त के चतुर्थांश आकार में कागज का परिमाप, चलिए ठीक है, ये कागज है भाई और इसका परिमाप दे रखा है कितना 75 सेंटीमीटर। तो समझ रहे हैं आप लोग परिमाप कहां पर होगा? मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा भी देता हूं। ये परिमाप रहने वाला है, क्योंकि परिमाप को हमने यही सीखा था बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन मतलब जहां पर आप दूरी को तय करोगे जब इसका एक चक्कर लगाओगे, सही है। अब यहां से देखा जाए तो उसका परिमाप दे रखा है आपको, इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो बता देते हैं। यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, और ये क्या होगा पाई r स्क्वायर। यदि पूरा वृत्त होता तो पाई r स्क्वायर लगता, लेकिन ये तो क्या है 1/4 भाग है, तो हमने इसलिए इसको 1/4 लिखा हुआ है। इतनी बात क्लियर है। अब सबसे पहले हमें किसका मान यहाँ पर कैलकुलेट करके लेके आना चाहिए? r का मान लेकर आना चाहिए। देखो कैसे आएगा। अब आप मुझे बताओ अगर परिमाप की बात करें, अगर मैं इस पॉइंट को O मान लेता हूं तो आप मुझे बताओ ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। और ये क्या है 2 पाई r/4। ये वाला इतना वाला जो पार्ट है ये क्या है 2 पाई r का चौथाई भाग है, क्योंकि पूरा कितना होता है 2 पाई r। ये बात समझ आ रही है? वृत्त का परिमाप कितना होता है 2 पाई r, वृत्त का परिमाप या परिधि, सही। तब यदि हम अपने आइडिया से अगर यहाँ पर परिमाप की अगर बात करें तो परिमाप होगा भाई r प्लस r, क्योंकि देखो ये चली गई दूरी इस तरीके से, r प्लस कितना 2 पाई r, स्मॉल में लिख लेते हैं /4।
जब कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हैं और क्वेश्चन के अंदर वृत्त के चतुर्थांश भाग की अगर बात की जा रही है और उसका परिमाप यदि आपसे पूछा गया, तो आप पेपर के अंदर इतना कैलकुलेट ना करें। इतना तो आप कर लोगे ना, 22/7 रख करके क्वेश्चन को आगे बढ़ा लोगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना डायरेक्ट इसका रिजल्ट आपने याद रखना है 25/7 आर इसका क्या बनेगा, परिमाप, एक चतुर्थांश भाग के आकार का। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है भाई, हमारे हिसाब से जो परिमाप है अभी तक हमारे हिसाब से परिमाप आया है कितना, 25/7 आर। आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैलकुलेट करके भी यही आएगा, लेकिन मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है आप लोगों की हेल्प के लिए। कभी भी आप पेपर के अंदर इतना काम ना करें, वरना क्वेश्चन आपका टाइम ले जाएगा। जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यही होता है कि जिसने टाइम सेव कर लिया वो क्वेश्चन ज्यादा कर जाएगा। सही है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में परिमाप हमारे पास इतना आ चुका है, सवाल वाले ने दिया था कितना, 75, तो यहां पर लिखेंगे 75। अब इसको काटा कितनी बार गया, 3 बार, तो आर का मान कितना आ चुका है, 21। ये बात सबको समझ आ रही है। अब चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल, इसका मतलब यहां पर सोल्व कर लेते हैं। पाई का मान हमें रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में पाई का मान नहीं दिया हुआ है, देखो ऑप्शन बता रहे हैं। इंटू आर का मान कितना आ चुका है, 21, ये लिखा हमने, इंटू 21 वर्ग है इसलिए हमने 2 बार उसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कितना, 1/4। अब इस कैलकुलेशन को हम आंसर करेंगे, जल्दी से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखें, लेकिन यहां पर अगर ध्यान से देखें कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन है तो इसका मतलब नीचे से तो बनेगा 1 और ऊपर से बन जाएगा 9। इसका मतलब मेरे सवाल का उत्तर आएगा 9, और 9 अगर देखें तो इसका मतलब इसका आंसर है 1। इसको अगर देखें 6, तो ये आपके सवाल का उत्तर है 6 और 3 9, ये भी आपके सवाल का उत्तर है 5 और 4 9, ये आपके सवाल का उत्तर नहीं है। 2 ऑप्शन आपके वैलिड हो चुके हैं, 2 ऑप्शन आपके कैंसिल पहले से कर दिए हैं मैंने, सही है, और 2 ऑप्शन अभी बचे हैं। अब आप मुझे बताओ, यदि नीचे डिवाइड में 7 लिखा हुआ है, नीचे यदि डिवाइड में 7 लिखा हुआ है तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, लेकिन 4 से विभाजित होने वाली संख्या तो ऊपर नहीं है, और अगर नहीं है तो क्वेश्चन पॉइंट में आएगा, तो एग्जैक्ट आंसर आ नहीं सकता। तो इस सवाल का उत्तर कितना है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब ये मैंने यहां पर क्या किया है, वो 1 अंक की कैलकुलेशन लगाई है, जो मैंने उसकी वीडियो को पहले से शूट कर करके आपके पास तक पहुंचा रखा है। बस आपने उसको देखना है कि क्या होता है 1 अंक कैलकुलेशन में, किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। नए सवालों की ओर बढ़ लेते हैं, जो नए सवाल व्रत और अर्धव्रत पर पूछे जाते हैं, कैसे कैसे हम उन पर काम करेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो लिखा हुआ है कि अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या बताइए। उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। देखो किस तरह से अटेम्प्ट किया जाएगा। भाई अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप ये तो हमें पहले से मालूम है ना, कितना होता है, 36/7 आर बराबर दे रखा है कितना, 18। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अर्ध, वैसे तो आप लोगों ने नोट्स में लिख ही लिया होगा, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप, क्षेत्र का परिमाप, और वो कितना हो चुका है, 36/7 आर। सही है। देखो यदि हमें पाई का मान यदि नहीं मालूम है, और पाई का मान कितना होता है 22/7, और पॉइंट में देखें तो 3.14, तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो अगर क्वेश्चन में हम कुछ चीज़ें अगर याद कर लें, मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें, जैसे मेंसुरेशन में कुछ चीज़ें हम याद कर लें, जैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट हमने याद किए हुए हैं, तो क्वेश्चन हमारे जल्दी से हो जाते हैं। वैसे ही यदि हम अर्धवृत्त का परिमाप या चतुर्थांश भाग का यदि हम परिमाप अगर याद कर लें, तो क्वेश्चन हमारा मतलब अगर आ चुका है पेपर के अंदर तो कम टाइम लगेगा। सही है। ज़्यादा टाइम किसका लगेगा, जिन लोगों ने उसको याद नहीं किया हुआ है या पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। सही है। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को नियम में बता दी थी कि आप यदि क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो आपने इस तरह से उसको अरेंज करना है। सही है। अब बात आती है क्वेश्चन की। अब देखो ये कितनी बार गया भाई, 2 बार, तो इसका मतलब आर का मान कितना आ चुका है, 7/2, और 7 का आधा कितना होता है, 7 का आधा होता है कितना, 3.5। ये आपके सवाल का उत्तर है। 3.5 मतलब कैसे लिखोगे इसको, इस तरीके से। अब देखो कितना टाइम लगा भाई, और इतने टाइम के अंदर आप सवाल को कर ले जाओगे। ये भी मेंसुरेशन का सवाल पूछा गया था, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा ही सवाल आपके पेपर में आए, लेकिन आपके टाइम को सेव करने के लिए इन चीज़ों को आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है 36/7 इंटू आर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या ये क्वेश्चन भी देखो कई बार पूछा गया है, और एक बार नहीं कई पेपरों के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर लगातार पूछा जाता है सवाल। इस सवाल के अंदर ऐसा क्या है, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या दे रखी है, तो कहने का मतलब सबसे पहले एक पहिया बना लेते हैं। ठीक है, ये वृत्ताकार शेप में है। अब उसने क्या बोला कि जो इसकी त्रिज्या है ना भाई, वो है कितनी, 1.75 मीटर।
सही है, कितनी है 1.75, सबको दिखाई दे रहा है ना, 1.75 मीटर है। अब उसने क्या बोला कि 11 किलोमीटर चलने के लिए लगाए गए चक्करों की संख्या बताइए। अब जरा ध्यान दो, 11 किलोमीटर का तो समझ इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई मोटरसाइकिल है, सही है, और उस पहिए की मतलब जो मेरे पास मोटरसाइकिल है उस मोटरसाइकिल के पहिए की जो त्रिज्या 1.75 है ना, मीटर है। तो मुझे यदि 11 किलोमीटर जाना होगा तो वो पहिया जो है वो कितने चक्कर लगाएगा, ये सवाल में पूछा गया। तो ऐसे सवालों को जल्दी से करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए पहिए की लंबाई। पहिए की लंबाई, अच्छा पहिए की लंबाई का मतलब आप दूसरी भाषा में इसको कह सकते हो पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी। इतनी बात क्लियर है? तो आप इसको क्या लिखोगे 2πr। कितना लिखोगे 2πr, क्योंकि देखो यदि मान लीजिए मेरे पास अगर ये टायर है, अगर मैं इसको इस तरह से यहाँ से काट देता हूँ, यहाँ से मैंने कट लगाया और इस तरह से इसको आगे बढ़ा दिया, तो देखो ये इसी तरीके से हो जाएगा ना टायर। तो इसका मतलब ये क्या हो चुका है, पहिए की लंबाई है ना, इस टायर की लंबाई हो चुकी है। और यही अगर इतना अगर एक बार चलने में इतना दूरी तय करेगा, फिर उसके बाद आगे दूरी तय करेगा, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें यही पता करना पड़ेगा कि पहिए की लंबाई है कितनी। और पहिए की लंबाई कैसे निकलेगी, क्योंकि उस पहिए को किस शेप में मोड़ दिया गया है, वृत्ताकार शेप में मोड़ दिया गया है, सही। और पहिया आपने देखा होगा कि मैक्सिमम मतलब सब जगह पर क्या होता है कि पहिए को अगर ये मेजरमेंट अगर दे दिया गया 1.75, तो हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से देखो किस तरह से मेंटेन करेंगे 2πr। तो इसका मतलब एक चक्कर में जो पहिया चलता है वो यहाँ पर अगर देखें तो 2 गुणा 22/7 इंटू आर का मान कितना है 1.75। ये बात सबको समझ आ रही है? जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 7×2, ये हो जाएगा 5.25। बात समझ आ रही है? 25 का डबल हो जाएगा 50 और 22 की मल्टीप्लाई अगर इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11 पॉइंट उधर आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कितना 11 मीटर। इस बात को समझिए भाई, इसको मैं बॉक्स में बना के डाल देता हूं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। सही है, जब भी चक्करों वाले सवाल आए, पहिया कितना चक्कर लगाएगा या उसने इतने चक्कर लगा लिए हैं, सही है, उसने इतना सफर तय किया है, तो बताइए उसकी त्रिज्या कितनी होगी, व्यास कितना होगा। हर तरीके के सवाल को आप बना सकते हो, बस आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पहिए की लंबाई कैसे निकाली जाती है। और पहिए की लंबाई कहने का मतलब क्या, परिमाप या परिधि, और परिधि क्या हो जाएगी 2πr। अब आप मुझे बताइए 2πr से हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि एक चक्कर में चलेगा पहिया 11 मीटर, लेकिन आप मुझे बताओ उसको चलवाना कितना है 11 किलोमीटर। अब आप मुझे बताइए 11 किलोमीटर का मतलब 11,000 मीटर। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी? क्यों, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो उसी तरीके से 11 किलोमीटर में उधर लिखा हुआ है ना किलोमीटर में मान, अगर मीटर होता, यदि मीटर होता तो एक चक्कर लगता, लेकिन यहाँ पर कितना है 11 किलोमीटर, तो 11,000 में उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो इसका मतलब कितना हो चुका है 1000 से इसको डिवाइड करें, क्योंकि 11,000 को यदि आप 11 से डिवाइड करोगे तो कितना रिलेशन आएगा 1000। इसका मतलब ये हो चुका है कि पहिया जो लगाएगा वो कितने चक्कर लगाएगा 1000 चक्कर कंप्लीट लगा देगा। सही है, बात समझ आ रही है? एक चक्कर में गया था 11 मीटर, तो इसका मतलब 1000 चक्कर लगाएगा तो 11,000 मीटर जाएगा, और 11,000 मीटर को ही क्या बोला जाता है 11 किलोमीटर। तो ऐसे सवाल अगर एसएससी के अंदर पूछे जाएं, यूपी के अंदर पूछे जाएं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, या फिर कोई भी अन्य एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम है, बड़े आसानी से आप उसको बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोगों को ये बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है? देखो पूरी मेंसुरेशन केवल फॉर्मूले और उसके बाद आपकी कैलकुलेशन पर निर्भर करती है कि किस तरह से आप क्वेश्चन को जल्दी से अरेंज कर रहे हैं। एक अर्धवृत्त का परिमाप पहले से मालूम है, लिख देते हैं। क्या होता है भाई 36, अब मैं पूरी भाषा नहीं लिखूंगा यहाँ पर, आप लोग समझ रहे होंगे। 36/7 इंटू आर, ये होता है संख्यात्मक रूप से इसके क्षेत्रफल के बराबर है। किसके, यहाँ पर डायग्राम बना भी लेते हैं जिससे कि अच्छे से हम लोग को क्लियर हो जाए। ये क्या बन चुका है, एक अर्धवृत्त बन चुका है। और यदि अर्धवृत्त बन चुका है तो उसने बोला कि इसका जो परिमाप है ना भाई, ये वाला ये परिमाप जो है वो लिख दिया हमने, ये संख्यात्मक रूप से बराबर है इसके क्षेत्रफल के। और क्षेत्रफल होता क्या है, πr² होता है पूरे के पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन ये हो जाएगा कितना, आधा, क्योंकि वृत्त का आधा है, अर्धवृत्त है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो व्यास की लंबाई बताइए। तो इसका मतलब यदि हमने ये कैलकुलेट कर लिया और ये क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगी, और वृत्त की त्रिज्या का हम डबल कर देंगे तो हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। अब देखो क्या करना है हमें पाई का मान यहाँ पर देखो रखना पड़ेगा भाई। तो कैसे करेंगे, देखो 36/7
यहाँ पर हमने इस r को सेम ही रखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। r बराबर 1/2, ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये कैंसिल कर सकते हैं ना आसानी से, हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हुआ, ये बात सबको समझ आ रही है। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कितना, 11, बात समझ आई। तो इसका मतलब 36 डिवाइड बाई 11 इक्वल टू कितना आ चुका है, r। सही। क्या किया मैंने कुछ नहीं किया है, जो 36 उधर लिखा हुआ है, जो 36 लिखा हुआ है उसके नीचे हम किसको लेकर आ चुके हैं, 11 को। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया था, सवाल में हमसे ये पूछा गया था कि आप ये बताइएगा कि इस व्यास की लंबाई कितनी होगी, इस अर्धवृत्त के व्यास की लंबाई कितनी होगी। तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें क्या बताना है, व्यास बताना। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल। तो इसी तरीके से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72/11। और जब इसको पूरा आप सोल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाने वाला है, 11 छंग 66। बात समझ आ रही है, 11 छंग 66 और 6, ये आपके सवाल का उत्तर है। सही है, 6 सही, 6/11। कई लोगों ने ये आंसर लगा दिया होगा, जबकि ये आंसर किसका है, त्रिज्या का है। ठीक है, त्रिज्या अगर पूछी जाती तो 11 या 33, देखो ऑप्शन वाले ने उस तरह से फिक्स कर रखा है हमें ट्रैप करने के लिए, सही है, जाल में फंसाने के लिए। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या पूछा गया था। यदि व्यास पूछा गया तो एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो 2r का मान होगा। तो 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 36/11, और ये कितना हो चुका था, 72/11। और 11 छंग 66, 6, मतलब 6 सही, 6/11 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने से पता चल रहा होगा कि क्वेश्चंस हम लोग अर्धवृत्त हो, वृत्त हो, समलंब हो, या फिर कोई भी आकृति जो हमने मेंसुरेशन 2D की पढ़ी उससे लिमिटेड ही क्वेश्चन हमने किए हैं। ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए जैसे हम लोग मान लीजिएगा वर्ग यदि पढ़ रहे हैं, स्क्वायर पढ़ रहे हैं, तो स्क्वायर में हम कम से कम 25 से 30 सवालों को करेंगे। उसके बाद यदि ट्रेपेजियम हम पढ़ रहे हैं तो 25 से 30 सवालों को करेंगे। बेसिक अभी मुझे बताना था तो बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद प्रोजेक्टर के थ्रू यहाँ पर क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चनों को यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद आप उसका बस सोल्यूशन देखेंगे कि उसको जल्दी से कैसे हल किया जाएगा। सही है, बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्रमोट करते रहिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा। सही है, मेंसुरेशन 3D को अभी मैं कुछ समय के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि इसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। सही है, अर्थमेटिक का एक टॉपिक देख लेते हैं, जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, जिससे सवाल ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। सही है, और तब तक के लिए आप इस टॉपिक को पूरा एक बार दोबारा से बनाइएगा। सही है, दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। नोट्स अगर आप लोगों ने नहीं बनाए थे तो दोबारा से बना लेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।